नमस्कार। जनसत्य न्यूज़ के एक विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो राजनीतिक पुरोधा होने के साथ साथ एक इतिहास में एक विशेषकर अपना अलग नाम दर्ज करा चुके हैं। ये हैं डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल जी। आज जब हम बात करते हैं जगदंबिका जी से तो हम ये देखते हैं कि इनका जो राजनीतिक करियर की जिसकी शुरुआत हुई वो कांग्रेस के साथ हुई। एक ऐसा थिंक टैंक जो कांग्रेस को यूपी के अंदर मजबूती के साथ खड़े रखा। अचानक से एक ऐसा दौर आया जब इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ अपना लिया। बीजेपी में भी आज अपने क्षेत्र में जगदंबिका जी का एक खासा परचम है और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बीजेपी के साथ अब राजनीति जारी है, हम उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। जगदंबिका जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं सवाल आपका वही करता हूँ, जैसे हमारी बात होती है कि एक बहुत लंबा अरसा आपका एक जो वक्त है आपके राजनीतिक हिस्से का वो कांग्रेस में बीता। कांग्रेस के आप बहुत मजबूत पिलर आप वहाँ रहे और ख़ास तौर से अगर राज्य की बात करें, यूपी की बात करें, तो बहुत विशेषकर आपने बहुत मजबूती के साथ उसको खड़े रखने के लिए कोशिश की। विशेष कोई कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आपने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन आप जैसे थिंक टैंक का कांग्रेस छोड़ के जाना, विशेष कारण कुछ एक बात अगर आप बता सकें। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो आज मौजूदा नेतृत्व है वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी कुछ मूल्य थे, सिद्धांत थे। कांग्रेस पार्टी स्वाधीनता की लड़ाई में थी। स्वाधीनता की लड़ाई के बाद नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी या उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में है, तो आज वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हट चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी में एक योगदान दिया। सही बात। और आज उसका नेता अगर वो जेएनयू में खड़ा हो, जो ये कहे कि देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या हमें आज़ादी, जिन्ना की आज़ादी चाहिए, तो क्या इसी के लिए आज़ादी ली गई थी? इतने लोगों ने अपनी शहादत दिया इस तिरंगे को लेकर के। भारत की ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ाई और स्वाधीनता की उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज क्या गांधी के सपनों का भारत होगा? क्या आप राजनीति में तुष्टीकरण की इस राजनीति पे आ जाएं कि इस तरह के लोगों के साथ, शाहीन बाग के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो? सिटीजन अमेंडमेंट्स एक्ट में क्या प्राविधान है जो भारत के, मैं बहुसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक मतलब भारत के मुस्लिम्स के या भारत के दलित या पिछड़े किसी भी जो भारत का नागरिक है, इस विधेयक का कौन सा क्लॉज है, कौन सा उसका सेक्शन है जो किसी की नागरिकता को प्रभावित करता है? और आज जो भाषा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान बोले वही कांग्रेस पार्टी के नेता बोले। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय 23% पाकिस्तान में अल्पसंख्यक की आबादी थी, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी। आज 3% रह गई। 22% बांग्लादेश में थी, आज 5% रह गई। तो कहाँ गई आबादी? जबकि 1950 में लियाकत और नेहरू में एक पैक्ट हुआ था कि हम अपने देश के उन अल्पसंख्यकों की हिफाजत करेंगे, उनके हक हकूक की। और इसके बाद या तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अपहरण, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण के लिए कन्वर्जन, या तो हत्याएं, और इसके बाद जो अपने जीवन को बचाने के लिए शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान से जिस हाल में थे चले आए। विभाजन के बाद उन्होंने पाकिस्तान को ही स्वीकार किया। तो फिर ऐसे लोगों को अगर भारत नहीं नागरिकता देगा, भारत में भी अल्पसंख्यक इसलिए रखे गए।
और भारत में आज आज़ादी के समय विभाजन के बाद जो आबादी अल्पसंख्यकों की थी, आज उसमें उत्तरोत्तर इजाफा हो रहा है। क्यों? यहाँ पे हिफाजत है, उनको अधिकार है, स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है। और मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर हमने उज्ज्वला गैस में 8 करोड़ गैस का चूल्हा दिया, तो आइए मेरे साथ चलिए सिद्धार्थनगर की लोकसभा में, बड़ी पॉपुलेशन वहाँ माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यक की, तो अगर वो गैस का चूल्हा हिंदुओं को मिला तो मुस्लिम्स को मिला, दलित को मिला, पिछड़ों को मिला। सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन अगर मेजॉरिटी को मिला तो माइनॉरिटीज को भी मिला, अल्पसंख्यक को मिला। अगर शौचालय और आवास अगर हिंदू को मिला तो मुस्लिम्स को मिला, दलित को मिला। जगदम्बिका जी, विपक्ष हमेशा ये घेरता क्यों है? आप जैसे आप हर जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास बात है, लेकिन वो विकास हो नहीं रहा है। अगर आप सीए की बात करें तो एक ऐसा मैसेज इंटरप्रेट किया जा रहा है, खासतौर से शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन जो चल रहे हैं, कि मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, देश से खदेड़ा जा रहा है। उनकी नागरिकता को लेकर जो उन पर उनको शंका पैदा हो चुकी है, सरकार की नीयत पर शंका पैदा हो चुकी है। ऐसा क्यों? ज्योतिरादित्य खुद राहुल गांधी ने कहा कि मेरे साथ पढ़े थे, मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरे घर में आने के लिए उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था। अगर उन्होंने कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में ऐसी कौन सी बात है, आपको याद होगा ज्योतिरादित्य ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे के विरोध का विरोध किया था और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में उन्होंने बयान दिया था। नहीं, ये बात तो कांग्रेस ही अब ये कह सकते हैं कि भैया उनकी पहले से लाइजनिंग चल रही थी, बीजेपी में जाने के लिए तैयारी थी, इसलिए ये शुरुआती भाषण हो सकता है। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से विपक्ष बीजेपी को जो काउंटर कर रहा है, जिस तरह से एग्रेसिवली जो है घेर रहा है कि अब देश के जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो सबका साथ सबके विकास के साथ जो है पैरामीटर्स पर नहीं लेके चल रही है सरकार उनको, और शायद इसी वजह से उनको इनसिक्योरिटी हो रही है। मुझे लगता है कि धारा 370-35 से इस भारत की लोकसभा में पारित हुआ, वो भी एक अस्थायी प्राविधान था कि जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के अनुच्छेद नहीं लागू होंगे। भारत के 105 कानून जो पार्लियामेंट की से पास हुए थे वो उसमें नहीं लागू होंगे। वहाँ पे शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं था, वहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल सकता था। तो आज अगर उसको पारित किया और जिस तरह से अभी टूरिज्म में, स्वदेश में, प्रसाद में कई योजनाएं स्वीकृत हुई, आज उसी मंत्रालय का डिस्कस था, खुद प्रहलाद पटेल जी उसके अपने जवाब में कहा उन्होंने। फिर मुझे लगता है इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में कि पारित करने के बाद मुझे लगता है एक देश में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और देश में ये कांग्रेस पार्टी जो अपना जनाधार खो चुकी, चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो। चलिए 14 के चुनाव में उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी तो भाजपा एनडीए की सरकार आ गई, लेकिन भाजपा एनडीए 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में हो और 2014 में अगर 283 सीटें मिली हों और 2019 में 303 सीट मिला, तो हमारे लिए तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे गवर्नेंस से, सुशासन से, डिलीवरी से देश की जनता परम संतुष्ट हुई, प्रभावित हुई, तो हमारे मतों में इजाफा हुआ, हमको बहुमत में संख्या हमारी बढ़ी। तो इससे निश्चित तौर से कांग्रेस को अपने अस्तित्व के संकट का खतरा पैदा हो गया और कांग्रेस पार्टी की राज्यों में भी जो स्थिति हो रही थी, तो उनको लगा कि अगर हम एक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कह देंगे, अल्पसंख्यकों के मन में कोई भय नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि अगर हमने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जो मैंने एक प्रारंभ में आपसे कहा था कि इसका विरोध पाकिस्तान में होने लगा, इसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस जाने की बात किया, 370 हो, 35 हो या, तो अगर निश्चित तौर से पाकिस्तान में एक बार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हो, एक बार 370 का हो, 35 का हो, तो समझ में आता है।
क्योंकि आज वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों के ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जिस तरह से वहाँ कत्ले आम हो रहा है, जिस तरह से वहाँ के बलूचिस्तानियों का आंदोलन को क्रश किया जा रहा है, तो आज वो अपने उस आवाम का ध्यान बटाने के लिए वो रोज सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कांग्रेस कौन सा सीज फायर का उल्लंघन कर रही है? कांग्रेस कैसे जो सीज फायर का उल्लंघन कर रही है? कांग्रेस वही भाषा बोल रही है जो इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अगर श्री अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री, और यहाँ तक कि अभी प्रधानमंत्री ने भी कई सभाओं में कहा, चुनौती दिया कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का में कौन सा ऐसा प्राविधान है, कौन सा ऐसा सेक्शन है, क्लॉज है जो देश के किसी नागरिक के हितों के ऊपर कुठाराघात करता हो, तो बता नहीं सकते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा रखा गया है, सीए जो अमेंडमेंट जो किया गया है, उसमें सरकार की नीयत पर शंका है कि किसी को भी वो डी कैटेगराइज कर सकती है, या किसी को भी वो अपनी मर्जी से कोई भी अफसर आएगा और ये तय कर लेगा कि हाँ ये संशय वाला या फिर कोई शक। तो ये बात तो कांग्रेस को सदन में कहनी चाहिए थी। जिस समय सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, तो ये अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ दोनों सदनों से, तो आपने देखा उस दिन तो ये बात नहीं उठाई गई, और उसके पास होने के बाद काफ़ी समय बाद अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इस एक्ट को लेके भ्रम पैदा कर रही। तो इससे क्या साफ कि वो सदन में तो गुमराह कर नहीं सकती थी, सदन में तो प्रधानमंत्री मंत्री जवाब दे रहे थे। इसका तात्पर्य है कि जो आपने कहा कि कौन सी ऐसी बात है कि अल्पसंख्यकों के, मुस्लिम के मन में भय, अब आपने स्वयं उत्तर दे दिया कि उन्होंने सदन में नहीं विरोध किया, सदन में दोनों सदनों में पारित हो गया, राज्यसभा में हमारा बहुमत भी नहीं था, तब भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, तो लोगों की वोटिंग के बाद ही तो पारित हुआ। और सड़क पे आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। सदन में आप चुप रहे, सदन में आप जानते थे कि विधेयक में क्या है, वहाँ न कपिल सिब्बल न चिदम्बरम कोई विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पढ़ के मंत्री जवाब देते थे कि आप जिसका कह रहे हैं कि इसमें किसी के हितों पे प्रतिकूल असर डालेगा या किसी को नुकसान पहुँचेगा, तो इसका ये जवाब है। तो इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी सदन में उसकी एक भूमिका अलग थी, सदन के बाहर देश के अल्पसंख्यकों में भ्रम पैदा करके अपने कांग्रेस पार्टी की भविष्य की संभावनाओं को तलाशने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के कई नेता ये भी कह रहे हैं और जनता के बीच में से भी आवाज़ निकल के आ रही है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी, केंद्र सरकार ने भी कोशिश नहीं की इन लोगों को समझाने का प्रयास किया जाए। अगर कांग्रेस इनको भ्रमित करे या कोई भी व्यक्ति अगर विशेष यहाँ पर अपना प्रोपेगेंडा सेट करके एजेंडा सेट कर रहा है देश विरोधी गतिविधियों के लिए, तो जो केंद्र सरकार को बहुत एग्रेसिवली उसको रोकना चाहिए था, और चाहिए था कि वो लोगों के बीच में जाके मैसेज क्लियर करें, उन्हें समझाएं, या फिर कुछ इस तरह का तरीका निकाला जाए जिससे कि ये प्रदर्शन को रोका जा सके। ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो भ्रम है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एग्रेसिव कैंपेन चलाया। आपको याद होगा पूरे देश के हर शहरों में, तहसीलों में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट रैली, शांतिपूर्ण मार्च में निकले थे। अपने अपने जिलों में सांसदों को उसका नेतृत्व करना था। इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के गांव में ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया, गांव सभाओं में इसकी चौपाल लगाई गई। लेकिन शाहीन बाग कोई नहीं पहुंचा बात करने के लिए, शाहीन बाग के लोगों से कोई किसी तरह से बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई। शाहीन बाग के पीछे कौन था? तो उनको मंसूबों को कामयाब क्यों होने दिया गया? को फंडिंग की गई, पीएफआई का नाम आ रहा है। शाहीन बाग में फंडिंग करने वालों को आज आइडेंटिफाई करके उनको जेल भेजा जा चुका। तो जब शाहीन बाग पूरी योजनाबद्ध ढंग से इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र चल रहा था, और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ कि आज इस देश में अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये शाहीन बाग, जाफराबाद,
ये सब प्रायोजित था कि डोनाल्ड ट्रंप आए और उसी दिन एकदम देश की राजधानी दिल्ली में दंगा भिड़ जाए और या जिस तरीके की अत्यंत विस्फोटक स्थिति हो जाए। इससे साफ है कि ये निश्चित तौर से ऑल ऑफ सडन पूरे इस तरह की कभी भी कोई दंगे नहीं हो सकते हैं। ये सोची समझी रणनीति, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इसके पीछे षड्यंत्र था। घरों पे पत्थर इकट्ठा किए गए, गुलेल इकट्ठा किए गए और इवन फायर आर्म्स यूज किया गया। तो निश्चित तौर से जिस तरह की तैयारी थी उसकी परिणति आपने वायलेंस के रूप में देखा। तो इससे साफ है कि ये तैयारी थी कि पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हो। जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जब उतर रहे हों और उनको देश के भारत के साथ एक अच्छा मित्रता है, मोदी जी के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन एक ऐसे षड्यंत्र के लोग जो इसके पीछे मास्टरमाइंड थे, उन्होंने ये कोशिश की कि एक ऐसी दिल्ली देखें डोनाल्ड ट्रंप अपनी विजिट में कि उनको लगे अच्छा जब देश की राजधानी में ये हो रहा होगा तो देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने जिस तरह से रिगरस मॉनिटरिंग करके और 36 घंटे के अंदर दिल्ली को कंट्रोल कर लिया। मुझे लगा है दूसरी पार्टियों की सरकारों में दंगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के दंगे हुए, महीनों महीनों दंगे चले, अलीगढ़ का दंगा हुआ और आज इतनी साजिश हो, पेट्रोल बम से लेकर के तमाम और हथियार जमा किए गए हों, ये सब पूरी तैयारी सोची समझी रणनीति हो और इसके बावजूद हमने नियंत्रित कर दिया। तो कहीं न कहीं इसके पीछे षड्यंत्र है, इसके पीछे कहीं न कहीं साजिश है और ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। ये मैं नहीं मानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के आने पे केवल ऑल ऑफ सडन कोई। चलिए मैं आपकी बात से चलिए अब बात यहाँ तक होती है दिल्ली हिंसा के ऊपर। जैसा आप बता रहे हैं सरकार जो भी एक्शन लेगी, हम उम्मीद करते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धारा 370 जो है जिस तरह से कश्मीर में ख़त्म की गई अगस्त में, उसके बाद से अब एक लंबा समय बीत चुका है, कई महीने 7 महीने बीत चुके हैं और उसके बाद अब क्या स्थितियां आप देख रहे हैं कश्मीर में और क्या आने वाले समय में जिस तरह से उम्मीद करी जा रही है कि कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी जल्दी अनाउंस सकते हैं। कश्मीर में तो जो हालात हैं मुझे अप्रत्याशित लग रहे हैं। पूरी दुनिया को शंका हुआ था, यहाँ कोई इस पेंडोरा बॉक्स में हाथ नहीं डालता था। सवाल तो कई बार उठा था, खुद नेहरू जी हों, इंदिरा जी के ज़माने में हो, राजीव गांधी के ज़माने में हो, मनमोहन सिंह के ज़माने में हो, कई बार पहल हुआ कि इसको लेकर के कुछ उपाय किया जाए, कुछ अमेंडमेंट किया जाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी कभी भी हिम्मत नहीं कर पाई। आज अगर भारत की रक्षा का काम, संविधान की रक्षा का काम को लागू करने के लिए अगर किसी ने कारगर उपाय उठाया, कोई ठोस कदम उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई एक काम बता दीजिए, कोई एक ऐसा कानून, कोई एक ऐसा योजना कि जिसमें अल्पसंख्यकों को वंचित किया गया हो। तो इससे साफ है कि आज देश में एक नया डायमेंशन नरेंद्र मोदी जी खड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि अभी तक जो कश्मीर को पाबंदियों में रखा गया था, जो नेता वहाँ की जो मेन धारा हैं उनको हाउस अरेस्ट कंडीशन में रखा गया था, तो ऐसी स्थिति में कश्मीर का जो असली रंग है, जो असली जो फीडबैक था, वो तो अब सामने आएगा जब कल फारूक साहब को जो परसों जो है रिहाई मिली है। अब उसके बाद जो स्थितियां होंगी वो आम धारा में अब धीरे धीरे आना शुरू होंगी। तो अब तक जो चला है वो केंद्र सरकार के हिसाब से, बीजेपी सरकार के हिसाब से चला है। अब जो कश्मीर होगा वो कैसा होगा, उससे निपटने के लिए कश्मीर कैसा तैयारी कर रहा है, वो उस पर सर क्या कहेंगे? अब मुझे नहीं लगता है
देखिए, जम्मू कश्मीर में आज जिस तरीके की 370-35 हटाने के बाद शांति आई, यही 3 परिवार उस जम्मू कश्मीर को रूल करता था, चाहे फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो। तो ये सब आज इतना बड़े फैसले के बाद, जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने के बाद, लद्दाख यूटी बनाने के बाद, आज वहाँ एक नया माहौल आया। यूरोपियन यूनियन के सांसद गए और कहाँ इनके बंद होने पर किसने आवाज़ उठाई, कौन सा आंदोलन चला। तो इससे साफ है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी ये महसूस करती कि ये परिवार इस जम्मू कश्मीर के नाम पे, आज़ादी के नाम पे बात करते थे, लेकिन कोई गवर्नेंस नहीं था, सुशासन नहीं था, केवल अपने को फाइनेंशियली या पावरफुली मजबूत करना चाहते थे। तो इसलिए आज कोई उनकी वॉइस भी नहीं है। लोगों को लगता था कि अगर जम्मू कश्मीर से 370-35 हटा तो खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आज यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या उस तमाम आदिवासी बेल्टों के नक्सलाइट आंदोलन से भी ज़्यादा पीसफुल जम्मू कश्मीर है। तो इससे साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर के अब 370-35 पे कोई नया डिबेट नहीं होना चाहिए, और आगे भी ये शांति कायम रहेगी, ऐसी कश्मीर में रहेगी। अगर आज फारूक छूट भी गए, आगे धीरे धीरे सरकार सभी पे छोड़ने पे विचार करने की एक बयान आया है, आपने देखा होगा। और हम वहाँ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया है, और आगे हम स्टेट की आखिर जनता ही तो फैसला करेगी। सही बात है, चुनाव तो इससे चुनाव होगा। तो इससे साफ है कि अभी तक जम्मू कश्मीर केवल 3 परिवारों के द्वारा वहाँ पे सत्ता पे काबिज थे, और सत्ता से जनता के गवर्नेंस के लिए कम, उनकी भलाई और तरक्की के लिए कम, बल्कि आज उससे ज़्यादा वो केवल अपने हितों की रक्षा करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, आज वहाँ कश्मीरियत की रक्षा हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, और कश्मीरी युवाओं के रोजगार के भविष्य की बात हो रही है। चलिए, एक आरोप और है बीजेपी को जो खास तौर से सुनने को मिल रहा है, और अब अगर देखें तो विपक्षी कहते हैं कि आज जो बीजेपी है वो जनता के ऊपर राजनीति करके जीतती नहीं है, बल्कि वो टूट फूट की राजनीति करके सत्ता में वापस आने की कोशिश करती है। बात गोवा से होती है, कर्नाटक से होती है, अब मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बनी हैं, उत्तराखंड में भी ऐसी स्थितियां सामने देखने को कुछ साल पहले मिली। तो विपक्ष जो इस तरह की इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है बीजेपी की, उस पर भारतीय जनता पार्टी पे ये विपक्ष आरोप लगा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास है? अगर भारतीय जनता पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, उसको 283 सीटें मिली। हमने उन्हीं लोगों के साथ संबंध रखा जो प्री पोल अलायंस है, पोस्ट पोल अलायंस के साथ हमने कोई फैसला जाने का नहीं किया, न लोग जोड़ने का काम किया। और जब हम जोड़ अगर शायद हमको जनादेश नहीं मिला होता तो हम 2014 में भी सरकार नहीं बनाते, और आज 283 से बढ़ कर के 303 हो गया। हमारे जनादेश में और इजाफा हुआ। अब आप ये बताएं कि जब देश का इलेक्शन होगा, देश का रेफरेंडम होगा, 303 सीटें मिलेंगी, तो क्या वो 303 सीटें जो कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच में भाजपा को मिली है, क्या उसको मैनेज करके लिया जा सकता है? लोकसभा जैसा एक पूरे जिले का की कंस्टिट्यूंसी होती, कोई गांव के प्रधान का चुनाव नहीं, क्षेत्र पंचायत का नहीं, ब्लॉक प्रमुख का नहीं है। तो आज अगर हमको असम में जहां भाजपा कहीं कुछ नहीं थी, त्रिपुरा में कहीं भाजपा नहीं थी, तो उन राज्यों में जहां भाजपा का कोई वजूद नहीं था, आज वहां कमल खिल रहा है। तो अब भी आप स्वीकार नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही? आप कह रहे एन केन प्रकार, आप कह रहे हैं सत्ता और लोगों को प्रभावित करके, खरीद करके, और उससे हमने बहुमत बने। कहाँ? तो ये आरोप लगाए भाई, चुनाव तो देश का होता है ना, और देश के 2 चुनाव भाजपा जीती है, हमें किसी खरीद फरोख्त की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब अगर ज्योतिराव आदित्य को खरीदा जा सकता है? कांग्रेस तो ये कांग्रेस के जब कांग्रेस के
बड़े नेताओं ने कहा ये पैसे का खेल है। नहीं, जब कांग्रेस में रहें तो वो क्या रहे, महाराज रहें, और जब यहाँ पे कांग्रेस को छोड़ दें तो वो महाराज नहीं रह जाएंगे, तब उनको कांग्रेस पार्टी और मतलब गालियों से विभूषित करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में इस समय नेतृत्व राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुका है। आज वो कांग्रेस पार्टी अपने घर को नहीं संभाल पा रही है। एक कहावत है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो आखिर आज कांग्रेस पार्टी अपनी परिवार को नहीं संभाल पा रही है। तो सर ये बात तो मान लिया जाएगा, चलिए, लेकिन मैं ये सवाल ये पूछना चाह रहा था जो इतनी देर से आपसे कोशिश हो रही है, अगर यही बात जैसा आपने कहा कि बीजेपी की और ख़ासतौर से मोदी सरकार की जो प्रसिद्धि है, जो फेम है, वो लोगों के बीच में है, इसी का इजाफा हुआ है। दिल्ली में सर 7 लोकसभा सीटें जीते थे, दिल्ली विधानसभा चुनावों में ऐसा नहीं दिखा। देखिए, विधानसभा का चुनाव लोकल इश्यूज पे होते हैं, गांव की कुछ या शहर की वार्ड की इंटरलॉकिंग हो, खड़ंजा हो, गलियां हो, और स्टेट लेवल पे स्टेट पार्टियां उसको कैश करके कुछ समझाने में सफल हो जाए। मुझे लगता है जब नेशनल पॉलिटिक्स होती है, पूरे देश की चुनाव होता है, देश की सरकार के लिए फ्रेंचाइजी होती है, वोट पड़ती तो लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देते हैं। उनके सामने चाहे मायावती हों, अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, सबको चिंता होती कि वो आएंगे तो निश्चित तौर से। चलिए, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अब आगामी कुछ सालों में जो है चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और वहाँ भी चुनाव होगा। अब किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से 3 साल का लंबा वक्त एक योगी सरकार ने जितना दिया है, वहाँ पर जो जनता के काम के दावे किए गए हैं, जनता कितना खुश है, और क्या लगता है कि यूपी में बीजेपी का क्या कैडर अगले चुनावों में देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है कि बीजेपी, प्रधानमंत्री ने हम लोगों के बीच में कहा एक दिन मीटिंग में कि हम सत्ता के लिए नहीं आए या हम सरकार चलाने के लिए नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आए। और जनता की सेवा करने के लिए सांसद या विधायक या सत्ता होना जरूरी नहीं है। एक लंबे कालखंड तक भी बीजेपी विपक्ष में थी। सही बात। तो आज वो बीजेपी आज भी हर समय याद करते हैं नरेंद्र मोदी जी अपनी स्पीचेज में कि हम देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है, और कोई हम पार्टी के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए कोई हम यहाँ पे सत्ता में सरकार चलाने आए हैं। हम देश के रहने वाले देशवासियों के, गांव में रहने वाले नागरिकों के, या कोई भी हो जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का सपना है, वो सबकी सरकार और सबका विश्वास, तो उस बात को हम, उस परिणित को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। और आज उसी का नतीजा है कि मोदी जी के उस नारों को हमने वास्तविकता धरातल पे हमारी सरकार ने उतारा है। और हम केवल ये नहीं कि इन योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, या हम आज उसको क्रियान्वित करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ तत्पर होकर के काम कर रहे हैं, और जिसका परिणाम आ रहा है। कांग्रेस पार्टी आप देखते हैं कि राज्यों में भी अपना वजूद खो चुकी है। भाई, जिस उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का जन्म हुआ, आज उस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस की कितनी सीटें? तो आज उत्तर प्रदेश में तो या देश में कांग्रेस पार्टी को लोगों ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। अब तो हमारी अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टी से, मध्य प्रदेश में बनाई थी सर बड़ी मुश्किल से, बहुत समय बाद वापस आई मध्य प्रदेश में सरकार, लेकिन पता चलता है कि साहब विधायक तोड़ ले रहते हैं, आरोप बीजेपी पे लगता है। कोई हमने विधायक नहीं तोड़ा। ये कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, इनको अपने ऊपर आत्मविश्लेषण करना चाहिए, आत्मलोचन करना चाहिए कि हमारे विधायक क्यों टूट गए, या ज्योतिरादित्य जैसा नेता क्यों टूट गया। तो ये तो कांग्रेस की कमजोरी ना, उनके आरोप लगाने से आप हमको जिम्मेदार बना देंगे। ये जो 3 चेहरे हैं कांग्रेस में जो परिवारवाद में घिरे हुए हैं, क्या यही कारण मानते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस की आज ये दुर्दशा है?
जो कार्यकर्ता, चाहे वो आप जैसा वरिष्ठ एक देखिए, व्यक्ति इनर जिसने पार्टी कांग्रेस को खड़ा कर रखा है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो नहीं है, और जब इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं तो साइकोफेंसी होगी, और जनता से आप कटे हुए होंगे, जनता के हितों में कोई फैसला नहीं आप कर सकते हैं। तो इसलिए आज भी कोई सीरियसनेस नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं है। लोगों का मानना है सर, कहना है कि जो लोग अब इस समय कांग्रेस हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल हो, अगर वो लोग छोड़ के बीजेपी से जुड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है और अभी अच्छे प्रभाव में है। जब सरकार का ये जो मीटर डाउन होगा तब ये लोग वापस अपनी राह पर जाएंगे। ख्याली पुलाव, आप कांग्रेस छोड़ के ख्याली पुलाव पकाने के लिए काफी है। मैं क्यों छोड़ गया, पूरे जीवन कांग्रेस में था। उस राहुल गांधी को जो अपने सरकार के विधेयक फाड़ दे, तो मैंने अपना पूरा जीवन पार्लियामेंट्री लाइफ में लगाया है। मैं आज इस उम्र में मैं 100% मेरी लोकसभा में अटेंडेंस रहती है। मैं 11 बजे लोकसभा जाता हूँ और शाम को जब लोकसभा बंद होती है तब मैं आता हूँ। और एक देश का नेतृत्व करना चाहे, वो राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से इतना दिवालियापन हो कि वो मनमोहन सिंह की सरकार का पास किया हुआ कानून, उस विधेयक को फाड़ दिया। और आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में उनकी क्या भूमिका, और जिस तरह के बयान हर चुनाव में देते थे, उन बयानों से कितना विवाद खड़ा हो जाता था, अर्थ का अनर्थ हो जाता था। और उनके नेतृत्व में आप कह रहे हैं कांग्रेस माने क्या है, राहुल ही तो हैं, सोनिया गांधी तो हैं, और उस राहुल गांधी को राष्ट्रीय, मतलब आप भी मानते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ यही लोग रह गए, इसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति ऐसी? स्वाभाविक है कि परिवार रह गया, और जब परिवार रह गया तो एक कोठरी में घिर गए। वो उन्होंने सच्चाई से मुख मोड़ दिया। न दोस्त रहे न साथी साथ में, यही कारण है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार की मंशा साफ है, और जहाँ तक दिल्ली की हिंसा की बात है या फिर विपक्ष के घेराव की बात है, तो वक्त आने पर इसका जवाब सबको मिलेगा, और जो लोग दोषी हैं उन तक भी स्थितियाँ साफ हो जाएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की सेवा करने का जो प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर इस देश में रह रहे हैं, चल रहे हैं, उसका एक सीधा सीधा संदेश जनता के बीच में, और जनता इस सरकार को पसंद करती है, और आने वाले समय में भी बीजेपी का जो परचम है वो आगे इसी तरह से लहराया दिखाया जा सकता है। विशेष कार्यक्रम में मुझे यानी कि विवेक पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।